गुड मॉर्निंग एवरीवन। एपीओ वैकेंसी जैसे कि पहले सप्ताह में आने की उम्मीद थी मार्च में, और पहले सप्ताह में एपीओ वैकेंसी आप लोगों के बीच में आ गई है। कुछ लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर कितनी पोस्ट आनी थी उतनी आपने बताई, 223 पोस्टों पर वैकेंसी केवल 181 पोस्टों पर आई। तो इस पर मैं सबसे पहले अपनी बात रख देना चाहता हूँ कि हाँ, मैंने 223 पोस्टों के लिए बात की थी। जैसे आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर रहे हो, या आरटीआई के द्वारा मंगाई हुई जानकारी है कि 223 पदों को भरने के लिए अर्थना प्राप्त हुई थी आरपीएससी को। 6/9/2023 को आरपीएससी भिजवाई गई थी 223 पोस्ट पर। यह मेरा बेस था कि मैं आरटीआई एक्ट का यूज करके किसी स्टूडेंट से आरपीएससी से जानकारी मांगता रहता हूँ। आरपीएससी में मेरे जो भी जान पहचान के लोग हैं वहां से मुझे टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है। तो मेरा बेस आरटीआई के आधार पे था कि 223 पोस्टें रिक्त है और इतनी की ही अर्थना अर्थना का मतलब इतनी की ही वैकेंसी अभियोजन निदेशालय ने, जो गृह विभाग के अंतर आता है, उसने आरपीएससी को भिजवा रखी थी। और वो 223 पदों पर वैकेंसी आने की पूरी पूरी उम्मीद कर रहे थे। परंतु भजनलाल सरकार, जो अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार चल रही है, उसने 498 पोस्टों में से 42 पोस्ट कम करके 44 पोस्ट कम करके 454 पोस्ट ही रख दी। तो यहाँ से जो 44 पोस्ट को कम किया, अभियोजन निदेशालय में एपीओ की जो भी पोस्टें थी, 44 पोस्टों को समाप्त कर दिया गया। एक दूसरे न्यायालय पर एक अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया एपीओ को। तो यहाँ से 223 पोस्टों में से 44 पोस्टें कम हो गई, 42 पोस्टें कम हो गई, और आपके 181 पोस्टों पर अर्थना प्राप्त हुई है। कई लोग इसको भी लेके कमेंट सेक्शन में टारगेट करते रहते हैं कि सर इतनी वैकेंसी आपने बोली और इतनी आई। वैकेंसी बोली और आ गई उसको आप नहीं देखोगे, पर कम आई ज्यादा आई इसको बहुत गौर करते हो आप। मैंने कहा था कि 8 मार्च से पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा और 7 मार्च को आपकी वैकेंसी आएगी। आपने इसको अप्रिशिएट नहीं किया कि सर आप एग्जैक्ट सही सूचना हमारे साथ दे रहे थे, ना कि उन पेशेवर कोचिंगों को जो कोर्स बेचने के लिए आपको डरा के कुछ भी सूचनाएं आप लोगों के बीच में डाल देती है कि वैकेंसी आ रही है। मेरे को एग्जैक्ट पहले वीक की उम्मीद थी। 15 मार्च मैंने मैक्सिमम लिमिट इसलिए दे रखी थी कि अगर 5-7 दिन लेट भी होती है तो भी आपको एक टाइम पीरियड बता रखा, उससे पहले वैकेंसी आ जाए। 7 मार्च को आपकी वैकेंसी आ गई। पदों में कटौती की गई है, आरक्षण में भी छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है, दो कैटेगरी की पोस्ट है। एक तो ओबीसी की पोस्ट ने मिलनी थी 36 और उनको दी गई है 36 के रेशो में 29। इसको लेके कई बच्चों के मैसेज आ रहे थे और मैंने ये एनालिसिस भी किया कि कई वैकेंसियों में एक जगह एसटी के साथ भी स्टेनोग्राफर भर्ती में छेड़छाड़ हुआ इसी प्रकार का। 257 पोस्टों में से उनको मिलनी थी 36 और बदले में दी गई 3 पोस्ट। तो वर्तमान सरकार में, बीजेपी सरकार में, आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की बहुत घटनाएं चल रही है और कोई विशेष वर्ग इसके खिलाफ आंदोलन भी कर रहे हैं। हमें तो पढ़ाई करनी है। देखो, आंदोलन करना समाज का मंच का काम है। ओबीसी का मंच बना हुआ है, एसटी एससी का मंच बना हुआ, वो अपने आप आरक्षण की लड़ाई लड़ेंगे। हमें सूचना डिलीवर करनी है कि इसमें आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुई है। हमारा काम पढ़ना है और तैयारी करना है। ठीक है, तो आपकी पोस्ट में कमी क्यों हुई, मैंने इसको लेकर आपको क्लियर कर दिया। वैकेंसी को लेकर जो टाइम पीरियड दिया था वो टाइम पीरियड पर आपकी वैकेंसी आ गई। रीजन क्या है? क्योंकि मैं किसी प्रकार के गलत सोर्स से जानकारी नहीं देना चाहता किसी को भी। कोचिंगें देती है, मैं कोचिंगों को बात नहीं करता क्योंकि उनको बेचना है, कोर्स चीजें करनी। अभी भी एग्जाम की डेट को लेकर कई तरह की भ्रांतियां फैला रखी है, उसको लेकर भी मैं आपको बात करता हूँ कि एग्जाम डेट को लेकर क्या बात होगी। उसके बाद मैं स्ट्रेटजी पर चर्चा करूंगा। सबसे मुख्य चीज यही है कि इसी वीडियो में मैं आपको अगले 6 महीने का रूट प्लान आपका भी समझा दूंगा और मेरा भी समझा दूंगा। या आरपीएससी के 3 नोटिफिकेशन को देखो। 6 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया। इसमें डेट दे रखी है उत्खनन अधिकारी की 16 मार्च को, 16 जून को, फिर 30 जून को एक जेईएन की पोस्ट की दे रखी है। विधि रचनाकार, जो एक बहुत छोटी पोस्ट है, इस पोस्ट पर विधि रचनाकार में हिंदी इंग्लिश प्लस लॉ दोनों का कॉम्बिनेशन से ये विशेष रूप से भर्ती की जाती है। पर इस पोस्ट में आप देखोगे तो यहाँ कोई ज्यादा फार्म नहीं डलते। 9 पोस्ट आती है, 10 पोस्ट आती है, फार्म डलते हैं 4000। तो 4000 बच्चों की एक छोटी वैकेंसी कराने के लिए भी जुलाई तक का, 14 जुलाई का टाइम दिया, जबकि ये वैकेंसी को आए 2 महीने हो चुके। अभी आप आरपीएससी के कैलेंडर को देखो, 8वें महीने में पेपर है, बुकिंग है, 9वें महीने में इन्होंने पेपर कंडक्ट करा दिए।
वो बुकिंग है, 10वें महीने में बुकिंग है, 11वें महीने में बुकिंग है, 12वें महीने तक बुकिंग है। तो आरपीएससी के पास वर्तमान में एक भी वेकेंट डेट नहीं है दिसंबर से पहले। तो जब दिसंबर से पहले तक उनके लिए पूरा रूट प्लान तैयार हो चुका है, सारी डेटें फिक्स हो चुकी है, क्योंकि जहां जहां उनको खाली डेट मिलती है कोई ना कोई परीक्षा वो उस पर कैलेंडर में डाल के सेट कर देते हैं। तो दिसंबर नवंबर से पहले किसी भी हालत में आरपीएससी आपका प्री एग्जाम कंडक्ट नहीं करवा रही है, ये कंफर्म है। कोचिंग है सिर्फ जुलाई का नाम लेकर कोर्स बेच रही है आनंद फानंद में। जो कोर्स में किसी विशेष टीचर की बात नहीं करूंगा, कल एक रिकग्नाइज कोचिंग से जो जेलों में जो टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश इंग्लिश की टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ, जो जेलों में टेस्ट सीरीज थी इंग्लिश की, वो 700 रुपए में जो टेस्ट सीरीज दी, वही एपीओ में 2500 रुपए में टेस्ट सीरीज बेच रहे हैं। तो आपको जून जुलाई के एग्जाम का दर दिखाकर महंगी रेटों में टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस पेपर कोर्स बेचे जा रहे हैं, इससे बचकर रहो। नेट एक महीने वेट करो, आप एक मंथ का वेट करो आज की डेट से। एक मंथ के अंदर आपको एग्जाम डेट आरपीएससी जारी कर देगा, और डेट जारी होगी वो किसी भी हालत में नवंबर से पहले की नहीं होगी, नवंबर के बाद की ही डेट होगी प्री एग्जाम की। तो इसको लेके मैंने पहले भी सही सूचना दी है कि किसी कब एग्जाम कंडक्ट होना है, प्री नवंबर में ही होगा। आप निश्चिंत मान के रहो, कोई भी जल्दबाजी करके किसी प्रकार की गलती ना करें, क्योंकि एक वीडियो मात्र डालने से एक संस्थान का और ये कह देने से कि जुलाई में एग्जाम होगा, 70 हजार के उसके 100 कोर्स बिक जाते हैं। वो आपसे 70 लाख रुपए 7 करोड़ रुपए जितने भी बनते हैं उतने कमा चुका होता है। 70 लाख रुपए आपसे कमा चुका होता है 70 हजार के 100 कोर्स बेचकर, एक वीडियो डालकर कि जुलाई में आपका प्री एग्जाम होगा। आप जल्दबाजी में अरे टाइम नहीं बचा है कोर्स ले लो कर लो, उसको तो 70 लाख रुपए बन गए एक खबर से। पर आपने जल्दबाजी में जो भी डिसीजन करने थे, आपको लगा कि अरे यार यही चीज जो वहां पढ़ रहे हैं वहां ये चीज तो बहुत कम शुल्क में आ जाती है और बचे शुल्क से मैं और अच्छी सुख सुविधाएं करके अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ। मेन एग्जाम की बात करूं, मेंस एग्जाम आपका अप्रैल में कंडक्ट होगा। ये आप मान के चलो कि अप्रैल से पहले कंडक्ट नहीं होगा। 4 महीने फ्री होने के बाद आपको 4 से 5 महीने मेंस एग्जाम के लिए दिए जाएंगे। तो नवंबर में आपका, नवंबर या दिसंबर में आपको प्री कंडक्ट होना, उसके बाद मेंस एग्जाम आपका अप्रैल में कंडक्ट होना है। इसकी सत्यता क्या है, तो मैंने आपको बोल दिया कि आप एग्जाम डेट का वेट करो, एक मंथ के अंदर एग्जाम डेट आ जाएगी। आरपीएससी आपको क्लियर बता देगी प्री एग्जाम आपका नवंबर में ले रही है, दिसंबर में ले रही है, किस डेट को ले रही है, ऐसा एक कैलेंडर इसके लिए जारी हो जाएगा। इन कैलेंडर्स के अलावा भी 4 भर्तियों की एग्जाम डेट अभी आरपीएससी को देनी, चारों की एक साथ एग्जाम डेट 10 दिन में भी आ सकती है, 15 दिन में भी आ सकती है। मैक्सिमम लिमिट है 1 महीने के अंदर चारों एग्जाम की एग्जाम डेट आ जाएगी। अब बात करते हैं कि कोर्स में क्या क्या आ सकता है, न्यू लो या पुराने लो। बहुत लोगों को ये समस्या है कि नए लो पढ़े या पुराने लो पढ़े। हो सकता है वो बहुत इंटेलिजेंट हो, उन्होंने पूरा सिलेबस कवर कर लिया और केवल न्यू लो ही उनको पढ़ने हैं, न्यू लो पढ़ते हैं वो एपीयू बन जाएंगे। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि बहुत ही अव्वल श्रेणी के पढ़ाकू लड़के हैं। पर मैं ये पूछता हूँ कि ये 5 नए एक्ट जुड़े हैं, ये याद है क्या आपको? तब तो मैं बात करूं कि 3 नए क्रिमिनल लॉ पर बात करते हैं कि 3 नए क्रिमिनल लॉ पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने। क्या 3 नए क्रिमिनल लॉ आएंगे या ओल्ड आएंगे? नोटिफिकेशन को एक तरफ साइड में रखो। नोटिफिकेशन का क्या प्रोसीजर होता है कि लगभग 21 फरवरी को सर्विस रूल जाते हैं अभियोजन निदेशालय से आरपीएससी के पास। आरपीएससी की लीगल बॉडी उन सर्विस रूल को चेक करती है। सर्विस रूल में जो सिलेबस दे रखा था उस सिलेबस के आधार पर इन्होंने वैकेंसी जारी कर दी 7 मार्च को। पर इस दौरान ये सर्विस रूल तो कब बन गए थे? फरवरी में बन गए थे। पर 23 या 24 फरवरी को क्या हुआ, उन सिलेबस के जो 3 पुराने रूल थे उनको नए रूल में गजट नोटिफिकेशन कर दिया कि 1 जुलाई से हम अमेंडमेंट करके इसको लागू करेंगे। ये काम कब हुआ? 24 फरवरी को हुआ कि 1 जुलाई से हम नए लो लागू कर रहे हैं। तो आरपीएससी को ये थोड़ी सूचना है कि इनके लो पुराने बदल गए, नए लो बदल गए। उनका काम है जैसा विभाग की तरफ से सिलेबस आया उसके अकॉर्डिंग हम
नोटिफिकेशन निकाल रहे, पर अब विभाग जागेगा। विभाग क्या करेगा? जागेगा। विभाग कब जाग सकता है, इसके लिए भी बात करते हैं कि विभाग कब जागेगा। या तो 15 दिन के अंदर डिटेल सिलेबस आएगा। डिटेल सिलेबस तो आना ही है, मैं विभाग के जागने के लिए या तो शब्द यूज कर रहा हूं कि 15 दिन के अंदर आपका डिटेल सिलेबस आएगा। डिटेल सिलेबस में आपको एक एक चीज, एग्जाम पैटर्न बताया जाएगा, ठीक है। आपको सिलेबस बताया जाएगा, डिटेल सिलेबस। आपने हिंदी इंग्लिश जनरल हिंदी जनरल इंग्लिश पढ़ा शब्द, उसका डिटेल सिलेबस आएगा कि हिंदी में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, लॉ में कौन से बेयर एक्ट आएंगे। तो या तो 15 दिन के अंदर जो डिटेल सिलेबस आएगा उसमें न्यू लॉ आ सकते हैं। तब अगर अभियोजन विभाग जाग गया और उसने जो सिलेबस भिजवाया उनको याद आ जाए कि पुराने लॉ खत्म होकर नए लॉ 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, तो वो न्यू लॉ आपको दे सकता है। नहीं दिया तो अगस्त तक कभी भी विभाग जाग सकता है। अगस्त तक कभी भी विभाग जाग सकता है, क्योंकि वो 3 महीने का आपको टाइम देगा। अगस्त तक कभी भी विभाग को याद आ गया, मान लो जून में जाके उनको याद आता है कि हमने जो सिलेबस भेजा था वो तो पुरानी वैकेंसी के आधार पे था और 1 जुलाई से तो नए कानून लागू हो रहे हैं और हमारे एपीओ बन के आएंगे, उनको नए कानून के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो हो सकता है कि जून या जुलाई में विभाग एक सूचना भेजे कि सर जो सिलेबस हमने भेजा था उसमें अमेंड कर दो कि नए एक्ट लागू हो गए, 3 क्रिमिनल लॉ को हटा के नए लॉ को सिलेबस में डाल दो और आपका जुलाई के अंदर या अगस्त के अंदर, जैसा केरल में हुआ है वैकेंसी में कि बाद में उन्होंने अलग से नोटिफाई किया कि पुराने सिलेबस को, पुराने क्रिमिनल लॉ को हटा के नए क्रिमिनल लॉ और लागू कर रहे हैं। ऐसे ही विभाग हो सकता है कि आपको जुलाई तक कह दे कि नए क्रिमिनल लॉ आपको पढ़ने पड़ेंगे। मेरा ये मानना है कि डिटेल सिलेबस में क्लियर हो जाना चाहिए, पर विभाग, सरकारी काम बहुत सोया हुआ काम होता है, विभाग हो सकता है जून तक भी जागे और मुझे 80% उम्मीद है कि विभाग जागेगा और न्यू क्रिमिनल लॉ के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो कब विभाग जागेगा, क्या उनके भरोसे बैठे रहे, पढ़े नहीं, इसको लेकर भी मेरी एक सीधी सी स्ट्रेटजी है कि आपके सामने कुछ चीजें हाथ में है, पहले उनको कवर करो कि 5 तो न्यू एक्ट जुड़े हैं, ठीक है। चलो इसमें सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं कि आपके सामने 5 न्यू एक्ट जुड़े हैं। ये आपका नया एक्ट है, ये नया एक्ट है। एफटीएस एक्ट आपने पहले नहीं पढ़ा, पोक्सो आपने पहले नहीं पढ़ा, आबकारी आपने पहले नहीं पढ़ा, पोक्सो पढ़ रखा है, चलो पोक्सो को हटा दो, और आयुध अधिनियम। ये 5 नए एक्ट जुड़े हैं। पहले आप 5 एक्टों को कंप्लीट करने का प्रयास करें, पूरी तरह से अच्छे से पढ़ने का प्रयास कर लो। मेरे को एक समस्या बड़ी बच्चों में कॉमन देखने को मिलती है कि इनके पास यहाँ पर कुछ चीज पढ़ने की है, उसको नहीं पढ़ेंगे, वो बगल वाले की तरफ देखेंगे कि यार क्रिमिनल लॉ, अरे भाई ये कंप्लीट है, उसके बाद क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे। ये फेल होने वाले बच्चों की विशेषता ये रहती है कि जो अपने पास है, जो कर सकते हैं कंप्लीट, उनको कवर नहीं करेंगे, जो हाथ में नहीं है उन पर पूरे विचार करेंगे कि यार ये होते तो और भी अच्छा होता। जैसे ही ये 4 कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप एफटीएससी एक्ट को कवर करें, पीओ एक्ट पढ़ लें, जेज एक्ट पढ़ लें। अगर ये भी किसी ने कंप्लीट कर रखा है तो इन तीनों एक्ट में क्या बदलाव हुए हैं, इस पर मैं जनरल चर्चा कर देता हूं कि आप आईपीसी देखोगे तो 15% का बदलाव हुए टोटल। बाकी मूल अधिनियम में जैसे आईपीसी के अंदर थी वैसी की वैसी ही सेक्शन से 85%, 15% सेक्शन बदले हैं। तो जो सेक्शंस में बदलाव नहीं हुआ, पहले उन 85% सेक्शंस को याद कर लें, ठीक है। जिनमें बदलाव नहीं हुआ उनको 85% सेक्शंस को याद कर लें। सीआरपीसी में 20% चेंज है, बाकी पुराना सेम है, तो आप बाकी बचा 85% याद कर लो। और एविडेंस में तो केवल 2 से 3% का चेंज है, 2 से 3% का। तो एविडेंस को तो आप एज इट इज याद करना चाहो तो कर लो। ये आपका सिलेबस पूरा कवर हो रहा है। आप 1 महीने संयम रख के बैठिए, जो भी चीज होगी स्पष्ट कर दी जाएगी, डिटेल सिलेबस में होगी या गजट नोटिफिकेशन के द्वारा। तो आप स्ट्रेटजी इस प्रकार से आपकी तैयार करो ना कि पहले न्यू लॉ कंप्लीट करने, उसके बाद 3 माइनर है, जेजे, पीओ और पोक्सो एक्ट है, इनको कंप्लीट करना। इनके बाद हमें एविडेंस एक्ट पे जाना है, उसके बाद आईपीसी पुरानी वाली पढ़ लो, सीआरपीसी पुरानी पढ़ लो। जैसे ही सिलेबस परिवर्तन होता है और नए एक्ट आपसे पूछे जाते हैं तो आप केवल 15% जो नया एड हुआ है वही आपको पढ़ना पड़ेगा। बेयर एक्ट कोई सा भी ले लो, कई बच्चे तो इतने बचकाने क्वेश्चन पूछते हैं बेयर एक्ट कौन सा ले,
भाई बेयर एक्ट कोई सा भी ले लो, आपने कभी बेयर एक्ट के अंदर जो केस लॉज दे रखे हैं, क्या वही केस लॉज आप पेपर में लिख के आते हैं? जिस धारा पे जो केस लॉज इंपॉर्टेंट होगा आपको क्लास में बता दिया जाएगा, ये केस लॉज पढ़ो। तो बेयर एक्ट के पब्लिकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कानून लो, सीए ले लो, चाहे आप इलाहाबाद पब्लिकेशन का लो, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम कब होगा आपको क्लियर हो गया कि नवंबर दिसंबर में प्री कंडक्ट होगा। न्यू एक्ट आएंगे या ओल्ड एक्ट आएंगे, ये बात भी मैंने आपको क्लियर कर दी कि सरकार या तो 15 दिन में जब आरपीएससी डिटेल सिलेबस जारी करेगी उसमें क्लियर कर देगी, नहीं कर दी तो सितंबर अगस्त तक सिलेबस परिवर्तन हो सकता है, उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम डेट ये लोग दे देंगे और जब भी सिलेबस बदलते हैं तो उनको 3-4 महीने का टाइम देना पड़ेगा। एपियरिंग को लेकर आप एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या एपियरिंग वाले अलाउ होंगे, तो एज पर नोटिफिकेशन एपियरिंग को अलाउ नहीं किया है। जो भी एलएलबी की डिग्री कंप्लीट नहीं है फार्म की लास्ट डेट तक, वो नोट अलाउ है एपियरिंग वाले, ठीक है। जो लास्ट डेट तक पास है, जैसे फार्म भरने की लास्ट डेट 14 अप्रैल है, 14 अप्रैल तक जो भी पास है वो सब अलाउ है, उसके अलावा अलाउ नहीं होंगे, ठीक है। बेयर एक्ट लैंग्वेज मेंस में लिखनी है नहीं लिखनी है, इसको लेकर भी कुछ बच्चों के क्वेश्चन थे कि एग्जैक्ट बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखें क्या, क्योंकि आर्म्स एक्ट वगैरह में कहीं जगह लैंग्वेज बहुत कलिफ्ट है। तो बेयर एक्ट लैंग्वेज अगर आप नहीं लिखते हो कोई इशू नहीं है, पर जो शब्द आप यूज करते हो लिखने में, वो शब्द एक स्टैंडर्ड के होने चाहिए, अच्छे शब्द होने चाहिए, और भाषा का स्तर अच्छा हो, घिरा हुआ स्तर के शब्द ना हो, ऐसे शब्द होने चाहिए। बाकी बेयर एक्ट लैंग्वेज एग्जैक्ट लिखना जरूरी नहीं होता कहीं भी, ठीक है। उसके बाद प्री कितने एग्जाम का, प्री कितने नंबर का आएगा, एक क्वेश्चन ये भी था कि प्री एग्जाम कितने नंबर का होगा। ठीक है मैम, एक रेशो हमें दे दिया कि 70% लो देंगे, 30% हिंदी इंग्लिश देंगे, ठीक है। ये तो आपका लो का है और ये लैंग्वेज का है। अगर ये 100 नंबर का भी पेपर देते हैं तो भी आपको देना, और ये 150 नंबर का देते हैं तो भी आपको देना है। अगर कोई कहता है मैंने कह दिया 100 नंबर का पेपर होगा और उसको देख के पढ़ना शुरू कर देगा, 150 का आ गया तो आप देने नहीं जाओगे। इतने मूर्खों वाले ये क्वेश्चन है कि जिनको पढ़ना नहीं होता, एक दूसरे के वीडियो पे जाके कमेंट करना, टेलीग्राम पर जाके, उनका ये काम है। वो बच्चे कभी पढ़ते भी ना सफल होते हैं, पढ़ते हैं तो भी सफल नहीं होते। कि प्री कितने का हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, 100 क्वेश्चन आओगे तो भी अटेंड करना है तुम्हें, 150 आएंगे तो भी आपको अटेंड करना है। क्या आप 150 आ जाएंगे, अगर मान लो कि नवंबर में प्री नहीं होके फरवरी में हो गया तो क्या आप देने नहीं जाओगे प्री? 100 नंबर की जगह 150 नंबर हो गया तो क्या देने नहीं जाओगे? प्री में माइनस मार्किंग होगी या नहीं होगी? संभवतः माइनस मार्किंग होनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर नहीं भी होती है तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है, 15 गुना पर बच्चे पास होंगे। जो भी पढ़ने में एक एवरेज से अच्छा स्टूडेंट है और मेहनत कर रहा है 7-8 घंटे डेली की, वो किसी भी हालत में प्री एग्जाम में फेल नहीं हो सकता। तो प्री को लेके आप बहुत कॉन्फिडेंस रहो कि प्री वैसे ही पास हो जाता है, प्री में बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत लगती ही नहीं। नेगेटिव मार्किंग हो या नहीं हो, कोई ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता। उसके बाद किस, कई बच्चे पूछ रहे क्लास स्टार्ट से पढ़े बाढ़ से भले, भाई अभी करंट क्लास पढ़ लो या पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 25 से शुरू होता है वो पढ़ लो, क्या फर्क पड़ रहा है? तुम आर्म्स एक्ट शुरू करोगे तो वो बाद में पढ़ लेना, उससे शुरू किया तो आर्म्स एक्ट बाद में पढ़ लेना। 4 दिन का पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट नहीं है तुम्हारे क्वेश्चन सर अभी से पढ़े बाढ़ से पढ़े। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि आप ये नहीं पूछ रहे कि सर लाल शर्ट पहन के पढ़े या सफेद शर्ट पहन के, यही बच रहा अभी पूछना। इतने बकवास क्वेश्चन आते हैं। तेज सीरीज को लेके भी मैं क्लियर कर देता हूं यहाँ पर। तेज सीरीज बाइलिंगुअल आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तेज सीरीज बाइलिंगुअल है, आप हिंदी में दो चाहे इंग्लिश में दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जिन्होंने अभी टेस्ट करके भेजा है और जिनकी कॉपियां मैंने चेक करके भेजी है, इंग्लिश मीडियम वालों को पता है कि उनकी कॉपियां कितनी अच्छी तरीके से चेक हुई है, सारी तरीके से। क्योंकि पढ़ाना अलग चीज होता है, कॉपी चेक करना अलग चीज होता है। वहां लैंग्वेज को पढ़ने में समझने में किसी प्रकार की कहीं भी दिक्कत नहीं आती। तो तेज सीरीज बाइलिंगुअल है, हिंदी में देना चाहो इंग्लिश में देना चाहो, दोनों प्रकार की चीजें हैं। और प्रत्येक पेपर प्रत्येक बैरेक्ट जैसे ही समाप्त होता है, लास्ट में हम उसका एक टेस्ट दे रहे हैं आपको, जब ये सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाएंगे। और संभवतः ऐसा हम
सितंबर लास्ट में कर लेंगे तो उस टाइम से एक नई टेस्ट सीरीज, फ्रेश टेस्ट सीरीज शुरू कर देंगे। वो डेली 3-3 दिन में टेस्ट होगा, उसी पर हम काम करेंगे। जैसा अभी एग्जाम स्ट्रेटजी पे चर्चा करूंगा वहां हम चर्चा कर लेंगे। के फ्लोज पढ़ाएंगे कि हाँ, के फ्लोज क्यों नहीं पढ़ाएंगे, जहाँ जरूरी होगा वहां पढ़ाऊंगा। ज्यादा मेरे को ज्ञान जानने की दिक्कत जरूरत नहीं है, मुझे सिलेक्शन पे फोकस करना है कि सिलेक्शन कैसे ज्यादा निकाल सकते हैं, ना कि ज्यादा पढ़ाकर बढ़िया बढ़िया केस लॉज लिखाकर 4-5 इंप्रेशन झाड़ने की जरूरत नहीं है। जहाँ केस लॉज आपको मेंस में लिखने जरूरी है, जहाँ केस लॉज पर आपका आंसर बनता है वहीं पर केस लॉज लिखाएंगे, फालतू की कोई भी चीज हम नहीं पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट सेक्शन अलग से बता दो, के फ्लोज के लिए अलग से पढ़ा दो, ये पर्सनल जरूरत है लोगों की। भाई आप जब क्लास पढ़ रहे हो तो मैं आपको क्लास के बाद में, क्लास के दौरान इंपॉर्टेंट सेक्शनों पे चर्चा कर रहा हूँ, क्लास समाप्त होती है तब भी करता हूँ। तो जब मैं ये चीज बता के चल रहा हूँ तो अलग से कोई व्यक्ति आता है कहता है मुझे तो सर सिर्फ पूरा ये छाछ मिलाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ही कह दो ना कि मेंस का पेपर ही दे दो आरपीएससी से, जैसे एसआई वालों ने लिया है वैसा ही कह दो कि हमें तो सीधा पेपर ला के दे दो सर, मेन सेक्शंस बता दो, डायरेक्ट पेपर ही छपवा लो कि ये पेपर आरपीएससी में मिलता है वो ला के दे दो। अजीब क्वेश्चन होते हैं सर, इंपोर्टेंट सेक्शन बता दो। जब मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बता ही रहा हूँ, अलग से तुम्हें घर जाके बताने थोड़ी आऊंगा कि भाई ये इंपोर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं मेंस के क्वेश्चंस के, तो आप अमेंडमेंट सेक्शन ही लिखें। अमेंडमेंट से पहले क्या प्रोविजन थे वो लिखने की जरूरत नहीं, जब आंसर राइटिंग करते हो अमेंडमेंट वाला ही सेक्शन लिखे। अगर मैं कंपैरिजन पूछ रहा हूँ कि पहले क्या था वर्तमान में क्या है, संशोधन का तुलनात्मक बात पूछ रहा हूँ, तब आप मूल प्रोविजन लिखकर फिर अमेंडमेंट लिखे। ठीक है। टेस्ट सीरीज का कई बच्चों ने कहा कि सर टेस्ट सीरीज आपकी, जैसे मेंस की टेस्ट सीरीज एक पेज पे दोनों तरफ लाइनिंग है, इसमें हमें लिखने को दिक्कत हो रही, तो अगली टेस्ट सीरीज आएगी वो एक फुल पेज A4 पेज पर सीधी लाइनिंग के साथ आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप उस पेज पर आराम से करो, आपकी इस समस्या का भी मैं समाधान कर दूंगा। ये तो कुछ आपके सिंपल क्वेश्चन थे। अब बात करते हैं आपको अब आगे क्या करना है। ठीक है, और बच्चों से कैसे हटके हमें प्लानिंग पर काम करना है उसके बारे में बात करते हैं। भीड़ से हटके चलना सीखो। देखो, जैसे ही वैकेंसी आती है एक भीड़ आ जाती है सब जगह, और वो 4 दिन पड़ेगी, उसके बाद उनका जोश ठंडा हो जाता है और वो वापस खत्म हो जाते हैं। जो ये कमेंट सेक्शन में जो दिखते हैं ना उछल कूद करने वाले, मैंने आज तक इनको कभी नौकरी लगते नहीं देखा। ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में सर ये भी बढ़ा देना, वो कर देना, सर ये कर देना, जो पढ़ने वाला बच्चा है ना सीधा देखता है कि हाँ इस जगह मेरे कोई काम की चीज है क्या, इसकी पढ़ाई है वो हमारे कुछ काम की है क्या, सीधा अपना फोकस करेगा और उसी की तैयारी करेगा। पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूं, अब अगले 6 महीने का आपको रोड मैप मेरा समझाता हूं, फिर आपका समझाता हूं। ठीक है, मेरी तैयारी है कि मैंने ये पढ़ा दिया आपको। ठीक है, पढ़ाने के बाद एक छोटा सा टेस्ट दे दिया जिसमें मैंने आपको 15 मेंस के क्वेश्चन दिए, 22 प्री के क्वेश्चन दिए, वो सिर्फ आपको चेक करने के लिए दिए थे कि किस गुणवत्ता के आप पढ़ाई कर रहे हो, कितना आप समझ पा रहे हो, कितना आप आंसर मेरे को सही से डिलीवर कर पा रहे हो। 2-3 बच्चों को छोड़कर मैं कॉपियों से संतुष्ट नहीं हूं कि आप एक 28 धाराओं के 2 बेयर एक्ट थे पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के, और मैंने अच्छे से एक एक चीज आपको समझाई थी, हर तरह के प्रैक्टिकल उदाहरण दे के भी समझाए कि ऐसा होता है तो ये लाइबल होगा, ऐसा होता है, फिर भी आप आंसरों को ठीक से डिलीवर नहीं कर पाए। ठीक से क्या, बहुत ही जैसे प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आए आधों ने तो हाथ ऊंचे कर दिए। लैंग्वेज में साफ साफ लिखा हुआ है, आप उसको पढ़कर उसको मैंने समझा दिया, उसके बाद भी ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। आगे आपको चार्ज फ्रेमिंग करने, चार्ज फ्रेमिंग का मतलब है एक सीधी समस्या बन के आएगी, उसमें कहीं एक्ट के अंतर्गत कौन कौन सी धारा लगेगी, आप उस समस्या को पढ़कर आपको ऑब्जर्व करना है और उसके अनुरूप आपको आरोप पत्र दाखिल करना, आरोप लगाना, चार्ज फ्रेम करने। तो जब आप 28 धाराओं के बेयर एक्ट को डील नहीं कर पा रहे तो आप डील कैसे करेंगे। वापस पेपर को देखो, क्या मैंने मेंस में क्वेश्चन दिए, वापस क्लासों को एक एक बार पढ़ो, पढ़ के समझने की कोशिश करो कि मैंने क्या पढ़ाया, उसके बाद उस एक क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने में क्या दिक्कत आ रही है। मैं सोल्विंग क्लास डाल दूंगा अलग से, उस पूरे बेरेक जो भी मैंने क्वेश्चन दिए प्री और मेंस के सबको सोल्व करवाऊंगा, वो आपकी समस्या नहीं है। मैं ये देख रहा हूँ कि एक 28 धाराओं के बेरेक को आप डील करने में कितने असहज महसूस हो रहे हो, तो सभी को एक साथ 1511 सेक्शंस पढ़ने, आपको पूरे सिलेबस में 1511 धाराएं हैं,
और इनको आपको पढ़नी है तो कैसे डील करोगे जब आप 28 सेक्शंस को डील करने में असहज महसूस हो रहे हैं। ये मैंने पढ़ा दिया। पोक्सो एक्ट है, एक्साइज एक्ट है और आर्म्स एक्ट है। इन तीनों एक्ट को मिलाकर मार्च के अंदर में खत्म कर दूंगा। मार्च में तीनों एक्ट पढ़ा दूंगा। 31 मार्च की जो डेट होगी तब तक ये तीनों एक्ट खत्म हो चुके होंगे। ठीक है, इसकी 7 क्लासें और होनी है। आबकारी अधिनियम की 10 क्लासें मान लो खींच के 10 क्लासें होंगी और FTSC एक्ट की 3 से 4 क्लास होंगी। तो 10, 14 और 7, 21 दिन आज से हमारे पास बच रहे हैं और मैं 31 मार्च तक इन तीनों नए लॉ जो भी हैं इनको पढ़ाकर आपको फ्री कर दूंगा इन एक्ट की तरफ से। उसके बाद हमारे पास जो बच रहा है, एक तो यहाँ से पोक्सो एक्ट बच रहा है, एक JJ बच रहा है और एक PO बच रहा है। इन तीनों एक्ट को मैं आपके अप्रैल माह में कंप्लीट कर दूंगा पढ़ाकर। पढ़ाने का पैटर्न वही है कि जैसा आपको पढ़ाया, पढ़ाने के बाद आपको टेस्ट दे दिया जाएगा। आप प्रैक्टिस करो, मेंस के आंसर लिखो, ऑब्जेक्टिव की भी प्रैक्टिस करो। अप्रैल में जैसे ही फ्री होगा उसके बाद 1 मई से मैं इनसे डील करूंगा। तब तक क्लियरिटी आ जाएगी हमारे सामने कि हमें नए एक्ट के साथ डील करना है या पुराने एक्ट के साथ। तो 1 मई 2024 से ये नए या पुराने जैसे भी है उनको हम पढ़ाना शुरू कर देंगे। अगर फिर भी क्लैरिटी नहीं आती है और पुराने एक्ट सिलेबस में, डिटेल सिलेबस में आते हैं, तो भी हम IPC को शुरुआत करेंगे, एविडेंस पढ़ लेंगे, लास्ट में CRPC पढ़ेंगे, क्योंकि CRPC प्रोसीजर लो है, इसमें काफी परिवर्तन किए गए हैं और ये हमारे लिए ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे। मई, जून, जुलाई, अगस्त, 30 अगस्त को मैं सिलेबस को फिनिश करने का प्लानिंग पे चल रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा डिले हो गया तो 15 सितंबर तक हो सकता है, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। 30 अगस्त तक हम पूरा कंप्लीट सिलेबस पढ़ लेंगे सारा APO का। हिंदी और इंग्लिश को लेकर मार्च महीने वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। एग्जाम में कोई जल्दबाजी नहीं है। फ्रेशर बच्चा भी जो फाइनल ईयर पास करके आया है, फ्रेश बच्चा भी है, वो भी सिलेबस को आराम से सितंबर अक्टूबर तक कंप्लीट कर सकता है और बहुत अच्छे से एग्जाम निकाल सकता है। तो जब फ्रेशर कर सकता है तो आप तो 1-1, 2-2 साल से तैयारियां कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको है ही नहीं। आपको CRPC, IPC, एविडेंस कई लोगों को उंगलियों पर याद होगी, टिप्स पर 15% परिवर्तन हो जाता है तो क्या फर्क पड़ रहा है, याद कर लेंगे। जब इतना बड़ा वेयर एक्ट फ्रेश हमने याद किया था तो नए चीजें जुड़ेंगी उनको भी याद कर लेंगे। उनको लेके इतने असहज क्यों हो। तो ये मेरा है। उसके बाद मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं 1 सितंबर से एक टेस्ट सीरीज आप लोगों के बीच में लेके आऊं और उस टेस्ट सीरीज में हम हर तीसरे दिन एक मेंस का टेस्ट लेके, हर वीक 2 टेस्ट, एक वीक के अंदर 2 टेस्ट पर काम करेंगे और हम दिसंबर तक इतना मेंस लिख लें कि हमें किसी प्रकार की समस्या ही नहीं रहे। जब लोग प्री पास करके मेंस की तैयारी में लगे तब तक हम मेंस पे इतने प्रैक्टिस कर चुके हों कि हमारे सारे क्वेश्चनों के आंसर पॉइंट पे हो, टिप्स पे हो। क्योंकि मेंस में आंसर को क्वेश्चन को समझना और उसका आंसर राइट करना बहुत तकनीकी काम है। टेस्ट सीरीज के द्वारा वो निखर कर आता है। शुरू में आंसर ठीक नहीं लिखोगे, धीरे 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 आपकी सुधार होता चला जाएगा और बहुत अच्छा आप लिखते चले जाओगे। तो ये मेरा प्लान है कि मैं आपको अगस्त तक फ्री कर दूंगा। सितंबर से टेस्ट सीरीज फोकस करेंगे, तो आप टेस्ट लिखो, मैं कॉपियां चेक करूंगा। ठीक है, क्लासेस सारी हो जाएगी। फिर RJS की क्लास ही चलेगी। RJS के जो बाकी एक्ट हैं, कॉन्ट्रैक्ट, TP वगैरह, जो इनसे अलग आता है, ठीक है, उनको ही पढ़ेंगे। आपका APO को अगस्त में लास्ट तक फ्री करके और टेस्ट सीरीज पर फोकस करेंगे। हिंदी इंग्लिश को लेकर भी मैं 10 से 15 दिन के अंदर क्लियर कर दूंगा। आप किसी भी कोचिंग के बैकग्राउंड में आके ना तो मैं टेस्ट सीरीजों को खरीदे, ना ही किसी प्रकार का कोर्स खरीदे, क्योंकि लोग डराकर कोर्स बेच रहे हैं। मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि अगर 700 बच्चे भी, 70 बच्चे भी, 70,000 का कोर्स है कोचिंग का, APO का, और अगर 100 बच्चे भी आते हैं उनके 70 लाख रुपए बनते हैं और एक वीडियो से 70 लाख रुपए की इनकम हो, ऐसा कोई क्यों नहीं चाहेगा। एक झूठ बोलने से 70 लाख मिल रहे हैं तो क्यों नहीं लेगा कोई भी। तो बात आप समझते हो कि क्यों ऐसी भ्रामक जानकारी आपके बीच पहुंचाई जाती है। यहीं पे मैं आपको चर्चा कर दूं कि आपको क्या करना है। ज्यादा उछल कूद तो आपको करनी नहीं। वैकेंसी आती है, 3-4 दिन लोग जोश जोश में उछल कूद करते हैं, बाद में फ्री होकर बैठ जाते हैं आराम से।
ये जोश जोश में भी पूछ रहे हैं, हर हर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर देखो, सर एग्जाम कब होगा, माइनस मार्किंग होगी। अरे होगी नहीं होगी क्या कर लोगे आप? अगर माइनस मार्किंग हो गई तो क्या पेपर नहीं दोगे? एग्जाम कब होगा? अगर मैंने कह दिया जुलाई में होगा, जुलाई में नहीं हो के आपका अगस्त में हो गया, तो क्या आप पेपर नहीं दोगे क्या? ये बचकाने वाले सवाल है। आप तैयार करो कि आपको 20, और आपके लिए एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि आप खुद के स्तर पे देखो, आपकी क्षमताओं को परखो, स्ट्रेंथ वीकनेस सब आपको पता है। ये 28 धाराओं का एक्ट है, 20 और 8 28 धाराएं हैं। इन 28 धाराओं को रोज के अगर आप 8 8 धारा भी करें तो लगभग 4 से 5 दिन में इसको पूरा कंप्लीट पढ़ के नोट्स बना के, और इसका मेंस का पेपर आप लगा सकते हो। 5 दिन का आपने खुद के लिए टारगेट फिक्स कर लिया कि मुझे पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 1992 2020 दोनों को 5 दिन में फ्री करना है। ये आपका टारगेट है, खुद को आपने टारगेट दिया, रोज का 7 8 घंटे पढ़कर आपको ये टारगेट 4 5 दिन में अचीव करना है। एक बार नोट्स बना लिए, फ्री हो गए। मैंने बता दिया पढ़ने का तरीका क्या होता है कि पहले दिन 8 घंटे पढ़े तो अगले दिन 7 घंटे पढ़ो, और पहले दिन वाले को रिवीजन करो, अगले दिन 6 घंटे पढ़ो, 2 घंटे उनको रिवीजन करो। तो इधर टाइम पढ़ने का कम करते चले जाओ, एक और रिवीजन का बढ़ाते चले जाओ। जैसे ही एक सप्ताह खत्म होता है, उस पूरी चीज को छोड़ के फ्रेश नया सब्जेक्ट पूरा 7 घंटे पढ़ना शुरू करें सोमवार से। अगले दिन फिर 1 1 घंटे रिवीजन का बढ़ाते चले जाएं और सब्जेक्ट का कम करते चले जाएं। ये आपको पढ़ने का तरीका। FTSC एक्ट है, 23 धाराओं का है, 4 दिन इसको दे दो कि 4 दिन में मुझे ये सारा कंप्लीट करना है। आपका यदि नियम है 10 दिन दे दो कि आप 10 दिन में इसको पूरा पढ़ लेना। 7 8 धारा रोज की है, 7 घंटे में अगर 7 धाराएं नहीं पढ़ सकते तो फिर आप खुद विचार करो कि आपको किस लेवल तक जाना है। उसके लिए आपको मेहनत और ज्यादा करनी है। आपने दो रोज का टारगेट ले लिया कि मुझे 10 धारा करके याद करके उनके नोट्स बना के और अच्छी तरह से उसके जो भी क्वेश्चंस हैं टेस्ट सीरीज के अंदर वो सारे करके सोने, तो आपका टारगेट अचीव होना चाहिए डेली का डेली। आर्म सेट ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का आप इसको टाइम दे सकते हैं कि 46 धारा है, 7 दिन में पढ़ के वो पूरा कंप्लीट कर लूंगा। तो आप खुद की एक स्ट्रेटजी तैयार करो कि मुझे 4 5 दिन में ये फ्री करना है, 4 दिन में ये पढ़ना है। पॉक्सो एक्ट है, 7 दिन दे दो आप ज्यादा से ज्यादा की 45 धाराएं 7 दिन दे दी। यहाँ पीओ एक्ट है, 2 दिन का एक्ट है, 20 धाराएं हैं, उनमें भी 2 ही धारा 3 और 4 बड़ी हैं। 15 दिन के लिए आप जेजे एक्ट को दे दो। ये 15 दिन का आपका एविडेंस एक्ट है, ठीक है। एविडेंस में धाराएं ज्यादा दिख रही है, बाकी 15 ही दिन का एक्ट है, ज्यादा का टाइम नहीं लगता। आईपीसी को आप आराम से 40 दिन दे सकते हो कि 40 दिन में मुझे आईपीसी कंप्लीट, सीआरपीसी 40 दिन में कंप्लीट करनी है, 40 दिन में आपको आईपीसी कंप्लीट करनी है। आप अपना टारगेट सेट कर लो। किसी की क्षमताएं ज्यादा है वो 30 दिन में कर सकता है, पहले पढ़ रखा है, ठीक है। किसी की क्षमताएं कम है वो 5 दिन 10 दिन एक्स्ट्रा लेना चाहे ले लो। आपके टारगेट आप खुद सेट करने की मुझे क्या करना है। और ये टोटल दिन मैं गिन के काउंट करके बताऊंगा। तो ये 80 40 40 80 हो गए, और 30 110, 110 के बाद आपके ये सारे मिला के 7 7 14 16 और 10 26 4 30, 30 और 35, 110 प्लस 35 होते हैं 145 दिन। 145 दिन को 5 दिन और प्लस कर लो, कम ज्यादा है तो 150 दिन। 5 महीने का आपका पूरा सिलेबस है। 5 माह में इस सिलेबस को फ्री करके, और आप जो टेस्ट सीरीज में आपके साथ रनिंग करूंगा उस टेस्ट सीरीज में जुड़कर प्रैक्टिस करो फिर, क्योंकि सिलेबस पे आपने कमांड बना ली है, अच्छे से पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, सारी चीजें कंप्लीट है। 5 महीने का सिलेबस है, टारगेट करो 5 महीने में पढ़ लिया। उसके बाद लगातार टेस्ट दो। टेस्ट का मतलब ये होता है कि टेस्ट देने की स्ट्रेटजी है कि आपका 3 दिन बाद नेक्स्ट टेस्ट लगना है, तो 3 दिन उस बैरेक्ट को वापस पढ़ो, नोट्स को पढ़ो, और 3 दिन बाद वो टेस्ट दो। टेस्ट में क्या कमियां रही है, कॉपियां प्रॉपर चेक हो ही रही है, आपको पता है कि एक चीज को मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ये चीज आपने नहीं लिखी, ये लिखना चाहिए था। तो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि ये कमियां, इनको सुधार के चलना है, और आप कंटिन्यू इसको बहुत अच्छे से कर पाओगे। आपको आपका सारा प्लान समझ में आ गया होगा, मैं क्या पढ़ाऊंगा, मैं क्या दूंगा, और आपको क्या करना है। हिंदी इंग्लिश को लेके 15 दिन वेट करो, मैं सारी चीजें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में ज्यादा उछल कूद करने की जरूरत नहीं है किसी को, आराम से अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। ये फालतू के क्वेश्चन मत करो। क्लास अच्छी लगी बुरी लगी आप, ठीक है, आपको ये लिख सकते हो कि क्लास अच्छी थी सर, बहुत अच्छा था, क्लास बुरी थी, बहुत बुरा पढ़ा रहे हो, या आप कुछ भी है। ये क्वेश्चन माइनस मार्किंग है, 100 क्वेश्चन का आएंगे, 150 आएंगे, नहीं आएंगे क्या कर लोगे, वैकेंसी नहीं दोगे।
तो बचपना छोड़ो, अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, स्ट्रेटजी तैयार करो। ठीक है, आज आर्म्स एक्ट आपका चल रहा है, कंटिन्यू पढ़ाई करो, जैसे समाप्त होगा टेस्ट आपको दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।